नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ए टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। सी लैंग्वेज के फाइल हैंडलिंग सीरीज में नेक्स्ट जो आज मैं टॉपिक्स डिफाइन करने वाला हूं, जो मैं बताने वाला हूं, वो है फाइल हैंडलिंग फॉर स्ट्रिंग ओरिएंटेड फाइल इनपुट आउटपुट। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कैरेक्टर ओरिएंटेड फाइल इनपुट आउटपुट बताया था। कैरेक्टर ओरिएंटेड में वन कैरेक्टर बाय कैरेक्टर्स हम किसी फाइल को रीड करके राइट करके उसको रीड कैसे कर सकते हैं। कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मतलब जैसे सपोज कर लो आपने लिखा है ए बी सी, तो ए पहले इनपुट होगा, बी बाद में, उसके बाद सी उसके बाद, यानी कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। बट अगर हम ए बी सी को एट ए स्ट्रेट अगर इंक्लूड करना चाहते हैं या उसको राइट करना चाहते हैं, तो ये वाले वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम स्ट्रिंग ओरिएंटेड, जिसमें हम ए बी सी एट ए टाइम यानी एक बार में हम उसको कैसे करके राइट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि किस तरह से हम इसको राइट करते हैं, उसके बाद उसको रीड करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो आइकॉन बटन है यानी बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टर और स्ट्रिंग ओरिएंटेड जो हमारा ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा। तो जनरली स्ट्रिंग ओरिएंटेड में सेम एज जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कैरेक्टर ओरिएंटेड के बारे में बताया था, जिसमें यहाँ पे जो S लिखा हुआ है उसकी जगह C लिखा हुआ था, F पुट C। तो इसका मतलब होता है C मीन्स कैरेक्टर, तो उसकी जगह अगर आप S लगा देते हो तो विच मीन्स दैट स्ट्रिंग ओरिएंटेड जो फंक्शंस है वो होता है F पुट S फॉर राइटिंग द वैल्यू टू ए फाइल, यानी राइटिंग द स्ट्रिंग टू ए फाइल। तो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं कि इट इज यूज टू राइट ए स्ट्रिंग ऑन टू ए फाइल, यानी किसी फाइल में स्ट्रिंग यानी एक या एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एक साथ अगर आपको लिखना है किसी फाइल में, तो ये वाला जो फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं। दूसरा इसका सिंटेक्स में आप देख सकते हैं कि देयर इज टू पैरामीटर्स, वन इज कॉल्ड बफर और सेकंड वन इज कॉल्ड फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर के बारे में तो आप सबको पता है कि ये जनरली फाइल जब ओपन होता है तो उसका एक तरीके से इंडिकेटर होता है कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो इसी फाइल पॉइंटर के थ्रू हम फाइल में जो भी राइटिंग एंड रीडिंग होता है वो इसी पॉइंटर के थ्रू होता है। ये तो आप सबको पता है। जो पहला वाला पैरामीटर्स है वो है स्ट्रिंग बफर। स्ट्रिंग बफर मतलब एक एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहला जो होता है ये कैरेक्टर एरे होता है या स्ट्रिंग कांस्टेंट होता है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। एरे ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर एरे अगर आप बात करेंगे तो हम पहले इसको डिक्लेयर करेंगे, उसमें कोई राइट करेंगे, राइट करने के बाद जो होता है फिर उसको हम लोग एज ए बफर यानी उसकी जगह रिप्लेस करके उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो मैं ऐसे डबल कोट्स के अंदर जैसे मैं लिख देता हूँ ए बी एंड सी करके लिखने के बाद ये मैं राइट कर देता हूँ, तो ये हो गया स्ट्रिंग कांस्टेंट। और सपोज कर लो मैं कोई एरे ऑफ कैरेक्टर डिक्लेयर करता हूं, उसके बाद उसको राइट करता हूं, तो यहाँ पे मैं उस कैरेक्टर उस एरे का नाम लिख दूंगा और वो अपने आप ये काम करेगा। तो दो तरीके से हम इसमें यूज कर सकते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट कांस्टेंट यूज करके हम कर सकते हैं, ये जैसे लिखा हुआ है, और दूसरा होता है इस कांस्टेंट को किसी कैरेक्टर एरे या एरे ऑफ कैरेक्टर में स्टोर करके फिर यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा फाइल पॉइंटर के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एक फाइल नाम का जो हमारे पास कांस्टेंट होता है उससे हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं फाइल पॉइंटर। अब आते हैं एफ गेटेक्स के बारे में। जैसे एफ पुटेक्स जो यूज होता है फाइल में राइट करने के लिए होता है, उसी तरह से फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए हम जो होता है इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया है, इसको स्टेटमेंट को देख के आपको लगता है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा कि रीड ए स्ट्रिंग ऑफ मैक्सिमम साइज। इसका मतलब है ये बता रहा है कि अगर आप अपने जितने साइज को अगर आप बताते हो तो वो एक कम, जैसे सपोज कर लो मैं 5 कैरेक्टर को एट ए टाइम मैं रीड करना चाहता हूँ, यानी 5 कैरेक्टर के स्ट्रिंग को रीड करना चाहता हूँ किसी फाइल से, तो यहाँ पे मैं जो भी साइज दूंगा उससे एक कम, यानी जैसे अगर मैंने 5 साइज दिया है तो इसका मतलब वो 4 कैरेक्टर को रीड करेगा फ्रॉम द फाइल पॉइंटेड टू बाय एफपी, यानी जिस फाइल को ओपन किया है उससे, यानी फाइल पॉइंटर में जो फाइल ओपन हुआ है उससे उस डेटा को कर सकता है। तो इसका मतलब होता है कि मैं साइज के थ्रू अपने जो नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने की कैपेसिटी है उसको चेंज कर सकता हूँ।
ठीक है। तो इसका मतलब होता है मैक्सिमम साइज के कैरेक्टर को जो फाइल पॉइंटर के थ्रू पॉइंटेड हो रहा है, कॉपीज करने के बाद इनटू ए एरिया डिनोटेड बाय बफर, यानी वो बफर में स्टोर होगा। तो यानी हमने जो पहले एप पुट में यूज किया है उसी का ही एक रेप्लिकेट वर्जन होगा जिसमें आपको दिख सकता है। बट यहाँ पे ये पहले भी ऊपर वाले में आप देख सकते हो कि एप पुटेस में भी मैंने वो इस्तेमाल किया था, तो ये चीज आ गया। दूसरा इसमें एक्स्ट्रा जो चीज आया है वो साइज है, और तीसरा तो एफपी होता है। तो इसका मतलब है ये जो होता है सेकेंड पैरामीटर वो आपको डिफाइन करता है कि आप अपने साइज को कैसे करके चेंज कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि ये साइज आप या यूजर जो होता है ऑन द रन या फिर फिक्स करके ये अपना यूज कर सकता है। तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहला तो जैसे बफर है, एक कैरेक्टर एरे जैसे पहले भी था, बट यहाँ पे कांस्टेंट यूज नहीं कर सकते, एक वेरिएबल हमको रिक्वायर्ड है। एप पुट के केस में बफर जो होता है दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, यानी बफर के रिप्लेस में दो चीजें यूज कर सकते हैं, या तो फिर एक वेरिएबल यानी एरे ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, या तो फिर स्ट्रिंग कांस्टेंट। बट सेकंड केस में बफर कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, बफर हमको स्टोरेज के फॉर्म में चाहिए। तो जहां स्टोरेज की बात होती है, यानी जो नंबर ऑफ कैरेक्टर रीड करने के बाद स्टोर करने की बात आती है, तो ये जो होता है कांस्टेंट कभी नहीं हो सकता है, इसकी जगह आपको वेरिएबल ही यूज करना पड़ेगा। दैट मीन इट इज ए मस्ट कि ये एक वेरिएबल होना चाहिए, यानी एरे ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। दूसरा जो होता है एक साइज है। साइज जो होता है एक इंटीजर वैल्यू होगा, जैसे 5 हो सकता है, 10 कैरेक्टर हो सकता है, आप 20 कैरेक्टर, 25 कैरेक्टर और 30-35 कैरेक्टर्स आप यूज कर सकते हो। ये आपके ऊपर होता है कि आप किस तरह से इसको रीड करना चाहते हो। उसके बाद जो होता है एफपी एज ए फाइल पॉइंटर। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग ओरिएंटेड फंक्शन जो फाइल के थ्रू जो होता है फाइल में राइट करने के लिए या फाइल से रीड करने के लिए मल्टीपल कैरेक्टर्स यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर को एट ए स्ट्रेच अगर आपको राइट करना है या रीड करना है तो उसके लिए दो फंक्शन है। पहला है एप पुटेस और एप गेटेस। एप गेटेस रीड के लिए यूज होता है, एप पुटेस राइट के लिए यूज होता है। अब आते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि सबसे पहला हम फाइल में राइटिंग कैसे करेंगे थ्रू एप पुटेस फंक्शन। तो सबसे पहला तो हम हैश इंक्लूड stdio लेंगे, conio.h लेंगे, इसलिए क्योंकि जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स है प्रोग्रामिंग की वो होगा। फिर void main हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला फाइल पॉइंटर यानी एफपी को हमने डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने एक कैरेक्टर एरे ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे आप सोचने वाली बात है, और यहाँ याद कीजिए कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बफर नाम यूज़ किया था, वो बफर जो होता है इससे अब रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका मतलब है वो जो बफर इंडिकेशन किया था, वो बफर जो रिप्रेजेंट किया था, अब उस बफर की जगह मैं नेम यूज करूंगा। तो आपको समझ में आ गया कि बफर एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था कि वहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ। वहां पे मैं ये एरे ऑफ कैरेक्टर यूज कर सकता हूँ या फिर कोई कांस्टेंट यूज कर सकता हूँ। मैं बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद जो होता है दो वेरिएबल हमने लिखा है। दो वेरिएबल इसलिए लिया है कि मैं चाहता हूं कि एक फॉर लूप चलाऊं। फॉर लूप चलाने के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर मतलब नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना मैं इंटर करना चाहता हूं। सपोज कर लो मैं 5 लोगों के नाम इंटर करना चाहता हूं, तो एन की वैल्यू मैं 5 लूंगा और आई को मैं एज ए इंडेक्स उसको लूप में यूज करूंगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने स्क्रीन को क्लियर किया और उसके बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि हमने फाइल को ओपन किया। और सपोज कर लो इस नाम का अगर कोई फाइल नहीं होगा तो ये हमेशा नया फाइल क्रिएट करेगा और उसका पॉइंटर जो होता है एफपी में स्टोर कर देगा। तो इसका मतलब होता है कि एफपी जो होता है name.txt। यहाँ पे मैंने एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने के लिए किया है कि मैं एक फिक्स लोकेशन का यूज कर रहा हूँ ताकि मेरा कोई भी प्रोग्राम अगर मैं कभी भी रन करता हूँ तो ये लोकेशन पे जाके स्टोर होगा। तो इसके लिए आपको ये जो टेम्प नाम का डायरेक्टरी है वो सी में आपको क्रिएट करना है। इसको आप कैसे भी क्रिएट कर सकते हैं, डॉस मोड में जाके या फिर विंडोज में आप सी ड्राइव में एक टेम्प नाम का डायरेक्टरी यूज कर लीजिए और उसके बाद जो है उसमें ये लाइन लिखेंगे तो ये डायरेक्टली उस टेम्प नाम के डायरेक्टरी में जाके स्टोर करेगा। अगर सपोज कर लो आपने टेम्प नाम का डायरेक्टरी बिना क्रिएट किए इस लाइन को लिखा है और आप ये सोचेंगे कि जिस तरह से name.txt अगर एग्जिस्ट नहीं करता है और वो क्रिएट करता है तो ये टेम्प डायरेक्टरी अपने आप क्रिएट कभी नहीं होता है, क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है, क्योंकि ये क्रिएट नहीं करता है। क्योंकि जो सी लैंग्वेज जो फाइल क्रिएट करने का प्रोसेस है वो फाइल को क्रिएट करने की बात किया गया है, ना कि डायरेक्टरी को। तो इसका मतलब है इसको आपको एक्सक्लूसिवली क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ पे हम गलती कर सकते हैं कि हम सिंगल स्लैश का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल स्लैश का हम यूज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि कभी कभी ये जो स्लैश होता है, स्लैश टी होता है, स्लैश एन हो सकता है। जैसे देख सकते हो कि ये स्लैश एन ये एक
स्पेशल कैरेक्टर की तरह यानी न्यू लाइन कैरेक्टर की तरह ट्रीट होने लगता है। तो आप इस स्लैश एन को ऑब्सोल्यूट करने के लिए यानी नेग्लेक्ट करने के लिए एक और स्लैश जैसे ही बैठा देते हैं तो ये नेग्लिजिबल हो जाता है। यानी अब ये जो स्लैश एन है वो स्लैश एन की तरह ट्रीट ना करके एन जो होता है एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट करेगा, यानी ये पूरा का पूरा जो होता है name.txt कहलाएगा और ये जो होता है ये सेपरेट करने का काम आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप डायरेक्टरी को यूज करके आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा इंफॉर्मेशन है कि इंटर द नंबर ऑफ नेम्स, यानी आप कितने नाम को इंटर करना चाहते हो। मैंने बताया जैसे मैं 5 नाम को इंटर करना चाहता हूं तो एन की वैल्यू मैं 5 करूंगा। तो इसका मतलब है मैं एक स्कैनएफ स्टेटमेंट यूज करूंगा जिसमें मैं एन में वैल्यू को स्टोर करूंगा। उसके बाद जो होता है मैं एक मैसेज के थ्रू ये बताऊंगा कि मैं 5 नाम इंटर करने जा रहा हूं। तो इसका मतलब है अब मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा। तो इस फॉर लूप में हमने शुरुआत किया है एंड आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन इक्वल्स टू आई इज लेस देन एन। ये आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहे तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो आई इज इक्वल टू 1 से लेके स्टार्ट करके आई इज लेस देन इक्वल्स टू एन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे इंडेक्स नंबर यूज नहीं कर रहा हूं तो इसीलिए यहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। आप चाहे तो 0 से स्टार्ट करेंगे तो 1 लेस देन तक होना चाहिए या फिर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इक्वल टू एन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। अब जाते हैं बार बार नाम इंपुट करना है। तो नाम इंपुट करने के लिए हम जो एक फंक्शन है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि गेट एस फंक्शन का यूज क्यों करते हैं। तो ये गेट एस जो होता है कीबोर्ड से नाम को इंटर करने के लिए, यानी उसको हम इंपुट कैसे करेंगे और उसके बाद एफ पुट एस हम लगा के फाइल में स्टोर कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बफर की जगह नेम को यूज किया गया है और एफ पी यानी फाइल पॉइंटर जाके अपने आप उस फाइल में राइट कर देगा। और इस तरह से मैंने इसको क्लोज किया। क्लोज करने के बाद एप क्लोज का यूज करके फाइल पॉइंटर को भी क्लोज कर दिया और मेरा प्रोग्राम इस तरह से खत्म हो गया। तो ये पूरा का पूरा जो आपके पास राइटिंग ऑपरेशन फॉर स्ट्रिंग जो होता है स्ट्रिंग, तो यानी एक से ज्यादा कैरेक्टर को एट ए टाइम राइट करने के जो ऑपरेशन है उसको मैंने यहाँ पे आपको इसी वे में समझाया है। अब आते हैं जब हमने राइट कर दिया है, मैंने फाइल को क्लोज कर दिया है, अब उस फाइल को ओपन करके उससे रीड करेंगे। तो इसका मतलब है नेक्स्ट जो हमारे पास होगा वो, तो यहाँ पे आपके नॉलेज के लिए मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे आउटपुट बताया है कि ये इस तरह से पहला आपका मैसेज आएगा, दूसरा आएगा आपका इंटर 3 नेम्स। उसके बाद मैंने 2 इनपुट दिया है, पहला लिखा है भिलाई और दूसरा लिखा है मैंने इंस्टीट्यूट। तो यानी ये दोनों मैंने राइट कर, जैसे ही मैंने यहाँ राइट किया है तो राइट करने के बाद जो होता है ये इसमें स्टोर हो जाएगा और स्टोर होने के बाद जो होता है अब आएंगे नेक्स्ट जो रीड करने का ऑपरेशन है वो। अब रीड ऑपरेशन में भी सेम एज है stdio conio.h मेन, आपके पास यहाँ फाइल इंपुट, उसके बाद कैरेक्टर नेम हमने ले लिया, बफर की तरह यूज करेंगे, यानी यहाँ पे अब हम स्टोर करने का काम करेंगे। फिर CLR SCR, फिर FP ऐप ओपन, ये हमने यूज किया है। उस तरह से हमने यहाँ पे फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये वाला जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने ये बताया है कि अगर आपने फाइल ओपन किया है और सपोज कर लो रीड ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो और आपने फाइल ओपन किया है और सपोज कर लो इस नाम का कोई फाइल नहीं है, तो अननेसेसरी अगर मैं ये लाइन नहीं लिखता हूं तो नेक्स्ट लाइन में जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए कि हम अपने आप को बचाने के लिए कि कोई अनप्रेडिक्टेबल ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, उसके लिए मैं यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करता हूँ कि अगर एफपी की वैल्यू नल हुआ है इसका मतलब है कि ये फाइल उसको नहीं मिला और उसके बाद वो जो होता है अपने आप फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करके वो बाहर हो जाएगा उस प्रोग्राम से, यानी आगे के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप पूछ सकते हैं कि ये वाला जो लाइन है, यानी ये जो 3 लाइन है रेड कलर में जो लिखा हुआ है 3 लाइन है, इसको मैंने राइटिंग ऑपरेशन में क्यों नहीं किया। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि राइटिंग ऑपरेशन में एक खास बात होता है कि अगर फाइल नहीं मिलता है तो वो नया फाइल क्रिएट कर देता है, तो ये ऑटोमेटिक होता है। बट रीडिंग के केस में अपने आप कोई फाइल क्रिएट करके उसको रीड मोड में नहीं ओपन कर सकता। तो रीडिंग केस में हमेशा फाइल का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है, इसीलिए रीडिंग के केस में हमको प्रिकॉशन लेना इंपॉर्टेंट है, तो ये हमने प्रिकॉशन लिया है। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में आता है कि जो हमने रीड करना है और स्टोर करके शो करना है, उसके लिए मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया है कि स्ट्रिंग्स कौन कौन से है। अब उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है वाइल लूप चलाएंगे
while लूप में ये एक फाइल एंड ऑफ फाइल जो होता है एक फंक्शन होता है जो ये बताता है कि क्या मेरा पॉइंटर फाइल के एंड पोर्शन पे पहुंच गया है, यानी जिसको उसने रीड मोड में ओपन किया है, ओपन करने के बाद उसके एंड पोर्शन में पहुंच गया है। जब तक वो एंड पोर्शन में नहीं पहुंचता है तब तक वो जो होता है फाइल एंड ऑफ फाइल, यानी ये क्वेश्चन करता है फाइल एंड ऑफ फाइल कि पहुंच गया कि नहीं। जैसे ही पहुंचता है तो वो जीरो वैल्यू रिटर्न करता है, जीरो मतलब होता है फॉल्स रिटर्न करता है, अदरवाइज बाकी समय में वो ट्रू रिटर्न करता है। तो ट्रू रिटर्न करने की वजह से जो सॉरी जब वो लास्ट में पहुंच जाता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है और बाकी समय में वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो फॉल्स को मैं नेग्लेक्ट करके इसको ऑपरेट कर रहा हूं, इसका मतलब होता है इनडायरेक्टली जब तक मुझे फॉल्स मिलता रहेगा, इसका मतलब है मैं फाइल के एंड में नहीं पहुंचा हूं, तो इसका मतलब है उसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके आगे नॉट लगा के मैं उसको एग्जीक्यूशन पे लेके आता हूं, यानी उसको ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट करता हूं। और जैसे ही एंड ऑफ फाइल पहुंचता है तो ट्रू हो जाता है और ट्रू का नेगेटिव जो होता है वो फॉल्स हो जाता है, तो ये व्हाइल लूप अपने आप ब्रेक हो जाता है। तो ये एक लॉजिकल एस्पेक्ट है, यानी ये लॉजिक हम लगाते हैं कि फाइल एंड ऑफ फाइल जो रिटर्न करता है उसको हम एक दूसरे तरीके से यानी नॉट का यूज करके कैसे करके उसको एग्जीक्यूशन मोड पे लेके आते हैं, यानी कंटिन्यूएशन में आते हैं। अब आते हैं कि इसको मैं गेटेस करूंगा, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है। आप बोलोगे कि सर ये कंपलसरी 80 है, नहीं है। आप इसको चाहे तो 10 भी कर सकते हो, आप इसको चाहे तो 20 भी कर सकते हो, यानी ये आपके चॉइस के ऊपर है कि हाउ टू डिफाइन दैट, बट ये आप वेरिएबल ही यूज करेंगे। अब आते हैं, जब मैंने रीड कर दिया उसको राइट करना जरूरी है। तो जैसे मैंने गेट से गेट एस का यूज करके जैसे मैं इनपुट लेता हूं, तो उसी तरह से पुट एस का यूज करके मैं जो स्टैंडर्ड आउटपुट है यानी जो हमारा मॉनिटर है उसमें हम कैसे करके लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। और उसके बाद प्रिंट एफ करके एक स्लैश एन का यूज करके मैं लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि नया लाइन नीचे वाले लाइन में वो शो हो, और इस तरह से क्लोज कर देता हूँ, ये खत्म हो जाता है। तो अब आ जाते हैं आउटपुट क्या होगा। तो ये मैंने आपको आउटपुट दिखाने की कोशिश किया है। अगर मैं ये वाला लाइन हटा देता हूं तो मेरा आउटपुट जो होता है इस तरह से कुछ दिखेगा। अगर मैं ये लाइन यूज करता हूं तो ये लाइन आउटपुट जो होता है दो लाइन में दिखेगा। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो इस पर्टिकुलर लाइन को हटाने के बाद जो आउटपुट है वो दिखाया है, यानी पहला ये आपका इनपुट था और ये यानी दो अलग अलग मैंने स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर यानी दो स्ट्रिंग को मैंने राइट किया था। पहला स्ट्रिंग था भिलाई और दूसरा स्ट्रिंग था इंस्टीट्यूट। तो इस तरह से मैंने दो इनपुट करने के बाद उसको जब मैं रीड करके राइट करता हूं तो वो एक लाइन में भी प्रिंट हो सकता है और अलग अलग लाइन में प्रिंट करने के लिए स्लैश इन का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये समझाया इस वीडियो के माध्यम से कि हम स्ट्रिंग ऑपरेशन यानी मल्टीपल कैरेक्टर्स को फाइल में कैसे राइट कर सकते हैं और फाइल से कैसे रीड कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को डेफिनेटली प्रेस कर लीजिएगा, और ताकि नेक्स्ट जो मैं इसके कंटिन्यूशन में वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए वंस अगेन धन्यवाद।